हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपका आगाज़ इंस्टीट्यूट में। जो यूनिट 7 है उस यूनिट 7 की आज हमारी क्लास नंबर 3 है। टॉपिक जो अपना चल रहा है वो चल रहा है विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान। तो विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में भौतिक शास्त्र की बात की थी। आज की इस क्लास में हम विज्ञान की और भी प्रमुख शाखाओं पर चर्चा करेंगे। आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं रसायन शास्त्र से या रसायन विज्ञान से। विज्ञान की ये एक प्रमुख शाखा है, ठीक है। तो रसायन विज्ञान से करते हैं शुरुआत और देखते हैं यहाँ से क्या क्या प्रश्न परीक्षा में हो सकते हैं, है ना। एग्जामिनर ने प्रारंभिक ज्ञान शब्द जो है वो सिलेबस में जोड़ा हुआ है। तो प्रारंभिक ज्ञान से मतलब आप विज्ञान की शाखाओं के बारे में एक प्रारंभिक ज्ञान रखें कि आखिर में ये शाखा है क्या, कौन कौन से सिद्धांत इसमें है ना, और किस प्रकार से ये विज्ञान में उपयोगी है, ठीक है। तो रसायन विज्ञान की यदि हम बात करें तो यह विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थों की संरचना, गुणधर्म, संरचना, है ना, और उनके आपसी रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी पदार्थ है ना। अब ये पदार्थ कैसे बना, अब आप ये भी जानते हैं कि हर पदार्थ के अपने अलग अलग गुण धर्म होते हैं। जैसे लोहा है ना, उसके अपने अलग गुण धर्म है। चुंबक, उसका अपना अलग गुण धर्म है, ठीक है। पीतल का अपना एक अलग गुण धर्म है। तो सभी पदार्थ जो हैं उनके अपने अलग अलग गुण धर्म होते हैं। हीरे का गुण धर्म अलग है, जो ग्रेफाइट है उसका गुण धर्म अलग है, कोयले का गुण धर्म अलग है। तो सभी पदार्थों के अपने अपने अलग अलग गुण होते हैं, है ना। अलग अलग उनकी संरचना होती है ना, अलग अलग उनके गुण होते हैं, है ना, अलग अलग उनके गुण धर्म होते हैं। तो पदार्थ जो है आखिर में वो कैसे बने, है ना, क्या कारण है कि हीरा ऐसा चमकीला है ना, क्या कारण है कि जो मटेरियल है वो सॉफ्ट है, क्या कारण है कि मटेरियल जो है वो ठोस है ना। तो आखिर में उन पदार्थों की संरचना, उन पदार्थों का गुण धर्म और उनके आपसी रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करना। जैसे लोहा है, लोहे पर आप सब जानते जंग लग जाती है ना, रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं, दो केमिकल्स आपस में मिलकर रिएक्शन करते हैं, है ना। आपसी जो उनका आपसी एक प्रकार से हम यूँ बोल सकते हैं कि जो आपसी रासायनिक परिवर्तन होते हैं पदार्थ के, है ना, तो उन आपसी रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करती है यह हमारी रसायन विज्ञान, है ना। यह विज्ञान का एक प्रमुख विषय है। हमारे दैनिक जीवन से लेकर औद्योगिक प्रक्रियाओं और स्वास्थ्य विज्ञान तक में ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है ना। रसायन शब्द सुनकर ही इसमें जो सबसे पहला शब्द आपको दिख रहा है वो दिख रहा है रस, है ना। तो मतलब बात ही एक रस या एक रसायन केमिकल की हो रही है यहाँ पर, है ना। मतलब इस प्रकार से भी आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो रसायन विज्ञान का यदि हम और परिचय लें तो रसायन विज्ञान परिभाषा। रसायन विज्ञान वह विज्ञान है जो पदार्थ, है ना, पदार्थ में ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, तो उन पदार्थों के संगठन आखिर में वो कैसे बने, उनके क्या गुण हैं और उनके आपसी परिवर्तन जो होते हैं उनका अध्ययन करती है रसायन। महत्व क्या है रसायन का, तो यह प्रकृति और मानव निर्मित दुनिया की संरचना को समझने के लिए एक आधार प्रदान करता है। ये जो प्रकृति बनी, जैसे जल है ना, जैसे हम पानी की बात करते हैं तो पानी का क्या संगठन है, तो हम बोलते हैं इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आपसी, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आपसी मिलन से जो परिवर्तन हुआ और हमें क्या मिला है, पानी मिला, है ना। तो उनका अध्ययन किया जाता है इस रसायन शास्त्र में। जैसे हवाएं हैं तो हवाओं में भी आप सब जानते हैं बहुत सारी गैसेस हैं, है ना। ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है। तो आखिर में इन सारे ही चीजों का, है ना, लिखा है ना यहाँ पर, गैसों का के संगठन का भी अध्ययन होता है रसायन में। जो द्रव है उसके संगठन का भी अध्ययन होता है रसायन में। जो ठोस है उनके संगठन का भी अध्ययन होता है रसायन में, है ना। और आखिर उनमें जो आपसी परिवर्तन होते हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है रसायन शास्त्र में, ठीक है।
अब देखो, अगर हम इसकी प्रमुख शाखाओं की बात करें, रसायन विज्ञान की भी अपनी शाखाएं हैं। जैसे पहली शाखा है भौतिक रसायन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। इस फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ा जाता है? तो फिजिकल केमिस्ट्री में पदार्थ, है ना, जो भी पदार्थ हो, इसमें ठोस भी हो गया, द्रव भी हो गया, गैस भी हो गया, तो पदार्थ के जो भौतिक गुण हैं, उन भौतिक गुणों को और उनके रासायनिक परिवर्तनों के साथ उनकी ऊर्जा के संबंध का अध्ययन, मतलब जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं और उनकी ऊर्जा के संबंध में जो है अध्ययन किया जाता है भौतिक रसायन में। अब भौतिक रसायन के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो एक आता है ऊष्मागतिकी, है ना, थर्मोडायनामिक्स, जो हमने फिजिक्स में भी देखा था। एक है रासायनिक गतिकी, जो केमिकल काइनेटिक्स होती है, उसे भी पढ़ा जाता है रसायन विज्ञान की इस भौतिकी शाखा में। और एक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, जो कि भौतिक रसायन का एक क्षेत्र है। ठीक है, तो भौतिक रसायन के प्रमुख क्षेत्र हैं ऊष्मागतिकी, रासायनिक गतिकी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, ये किसके क्षेत्र हैं? भौतिक रसायन के। नेक्स्ट हम बात करें तो रसायन का एक और जो हमारी केमिस्ट्री है, उसका एक और क्षेत्र या हम शाखा बोल सकते हैं अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? तो वह रसायन, देखो अकार्बनिक है ना, अकार्बन मतलब यहां कार्बन की बात नहीं हो रही है ना, अकार्बन, तो वह रसायन विज्ञान जो कार्बन के अलावा, है ना, कार्बन के अलावा अन्य तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन करता है। मतलब रसायन की वह शाखा जिसमें कार्बन को छोड़कर अन्य तत्वों और उनके यौगिकों का क्या किया जाता है? अध्ययन। अब प्रमुख विषय कौन से हैं इसके? तो खनिज विज्ञान, है ना, अकार्बनिक रसायन में आता है। धातुओं और उनके जो यौगिक होते हैं, है ना, उनका अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, जिन्हें हिंदी में हम समन्वय यौगिक बोलते हैं, उनका भी अध्ययन होता है इस अकार्बनिक रसायन में। अकार्बनिक रसायन अर्थात कि कार्बन के अलावा अन्य तत्वों का इसमें अध्ययन होता है। नेक्स्ट हम बात करें कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बनिक रसायन में कार्बन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है ना। कार्बनिक में क्या किया जाता है? कार्बन यौगिकों का अध्ययन, मतलब ऐसे यौगिक, है ना, जिनमें कार्बन हो, तो कार्बन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। यह जैविक प्रक्रियाओं और कार्बनिक पदार्थों का आधार है। मतलब कार्बनिक रसायन जो है उसके अंतर्गत हम जैविक प्रक्रियाएं और जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनके विषय में पढ़ते हैं। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वह है हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जैव आणविक रसायन। हमारे अंदर भी हम मानवों की बात करें ना, तो हम में भी कार्बन है ना, तो बायो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी पढ़ा जाता है जैव आणविक रसायन। तथा जो औषधि रसायन है उसे भी कार्बनिक रसायन के प्रमुख क्षेत्रों में गिना जाता है। कार्बनिक रसायन का वह भी प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो एक आता है जैव रसायन, जिसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है? तो जीवित प्राणियों में होने वाली जो रासायनिक प्रक्रियाएं हैं उनका अध्ययन होता है। अब जीवित प्राणियों में कैसे, तो देखना समझना, जैसे मैं खाना खाता हूं, तो आपने देखा होगा खाना खाते ही, है ना, खाना खाते ही हम, मेरा जो शरीर है या हम मानवों का या हम जीवों का जो शरीर है, वो शरीर ऐसा नहीं है कि उस रोटी से ऊर्जा प्राप्त करेगा। मतलब वो रोटी सीधा वो मतलब ऊर्जा के रूप में उसको पूरी रोटी को कन्वर्ट कर देगा, नहीं। रोटी में जो एंजाइम, प्रोटीन, मतलब जो हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उन्हें ग्रहण किए जाएंगे। तो उनके लिए भी एक जो प्रोसेस होती है पूरी, है ना, जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो खाना जैसे ही हमारे स्टोमक में जाता है, आमाशय में जैसे ही खाना आता है, तो वहां पर एक एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस भोजन में मिलता है ना, और उसके बाद वहां से पाचन क्रिया जो है वो शुरू होती है। हालांकि पाचन क्रिया हमारे मुंह से ही शुरू होती है, परंतु आमाशय में जाकर उसमें HCl मिलता है और वहां से वो खाने को, है ना, अलग अलग टुकड़ों में तोड़ता है। मतलब उसमें से जो जरूरी एंजाइम वगैरह और जो भी जरूरी शरीर को तत्व चाहिए, उन तत्वों में उस खाने को वो तोड़ना शुरू करता है। HCl एसिड है। एसिड कैसा होगा? एक प्रकार से खट्टा होगा। तो आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब भी कुछ खाते हैं और गलती से हमें उल्टी हो जाती है, तो पूरे दांत ऐसे खट्टे खट्टे होते हैं। क्यों खट्टे होते हैं? क्योंकि उस उल्टी के साथ
वो एसिड भी बाहर आता है ना, वो एसिड भी जो है उल्टी के साथ बाहर आता है, दांत पूरे से खट्टे खट्टे होते हैं। या फिर आपने छोटे बच्चों में देखा होगा कि छोटे बच्चों को जब हम दूध पिलाते हैं तो उन्होंने पिया तो दूध, लेकिन अगर गलती से वो उल्टी कर देते हैं तो वो दूध नहीं निकालते, वो ऐसा दही जैसा गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ अपने मुंह में से बाहर निकालते। क्यों निकालते? क्योंकि वो जो दूध था वो आमाशय में जब गया तो वहां पर उसमें HCl मिला, और आप सब जानते हैं कि जब दूध में एसिड या HCl मिलेगा तो दूध दही के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब दूध जो है एक प्रकार से फट जाएगा, और जब बच्चा उल्टी करता है उस दूध को बाहर निकालता है तो पूरा फटा हुआ दूध बाहर आता है ना। उसके पीछे का कारण है वो HCl। मतलब कि हम जीवों में भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, है ना, हम जीवों में भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, और इन रासायनिक क्रियाओं के कारण ही संभव हो पाया कि हम भोजन को पचा पा रहे हैं, भोजन में से एंजाइम और हमारा शरीर जो है वो प्रोटीन बना पा रहा है ना, जो हमारे शरीर को आवश्यक तत्व हैं वो हमारा शरीर प्राप्त कर पा रहा है। ठीक है, तो जैव रसायन जो है इसके अंतर्गत हम एंजाइम और प्रोटीन इनके बारे में पढ़ते हैं। DNA RNA का यहाँ जैव रसायन में अध्ययन होता है। कार्बोहाइड्रेट और जो लिपिड है उनका भी अध्ययन किया जाता है इस जैव रसायन वाले क्षेत्र में। तो जैव रसायन केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, केमिस्ट्री की एक शाखा है जैव रसायन। ठीक है, अब देखो एक और रसायन है जिसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री, हिंदी में हम कहते हैं विश्लेषणात्मक रसायन। अब इस विश्लेषणात्मक रसायन या एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ा जाता है, तो इसमें पदार्थों के संगठन और उनकी मात्रात्मक व गुणात्मक संरचना का अध्ययन होता है। मतलब कोई भी पदार्थ का जो संगठन है तो उसमें जो मात्रा है और उनका जो गुणात्मक, मतलब उसके जो गुण है उनका गुणात्मक संरचना जो है उनकी, उसका अध्ययन होता है ना। ठीक है, अब इसके भी प्रकार हैं। एक गुणात्मक विश्लेषण किया जाता है जिसमें हम क्वालिटी का एनालिसिस करते हैं, और एक मात्रात्मक विश्लेषण होता है जिसमें हम क्वांटिटी का एनालिसिस करते हैं। कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ में जो क्वांटिटी है और उस पदार्थ की जो क्वालिटी है ना, तो इसका अध्ययन होता है कि आखिर में कितनी क्वांटिटी पर इसकी क्वालिटी क्या है, या ये क्वालिटी कितनी क्वांटिटी पर है। इस प्रकार की सारी चीजें यहाँ पर अध्ययन की जाती हैं इस विश्लेषणात्मक रसायन में। ठीक है, तो ये भी एक ब्रांच है हमारी केमिस्ट्री की। ठीक है, अब देखो रसायन विज्ञान के हम कुछ प्रमुख सिद्धांत और नियमों की बात करते हैं। तो रसायन विज्ञान का एक प्रमुख सिद्धांत है पदार्थ का संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखो इसमें क्या होता है, तो रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान द्रव्यमान, अब देखो द्रव्यमान क्या होता है, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, फिजिक्स वाली क्लास में, कि द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान और भार इनमें क्या अंतर है वो मैंने आपको समझाया था। तो रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान जो द्रव्यमान होता है वो न तो उत्पन्न होता है और न ही वो नष्ट होता है। मतलब पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। कब? रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान। ये कौन कहता है? पदार्थ का संरक्षण नियम। अब देखो केमिस्ट्री में एक और नियम या एक और सिद्धांत है आवर्त सारणी का। इस आवर्त सारणी को हम इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, और इस पीरियोडिक टेबल को 1869 में मेंडलीफ या मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया था। 1869 में महात्मा गांधी का जन्म भी हुआ था, तो आप इससे रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं, इस 1869 को, 1869 को। अब इसमें क्या किया, तो जो इस पृथ्वी पर जो मौजूद तत्व हैं, आगे बताऊंगा कि आज 2024 तक, आज तो 25 है परंतु 2024 जो चला गया, तो इस 2024 तक हमने कितने तत्वों को आज तक खोज लिया। तो जो भी तत्व हमने खोजे उन तत्वों को उनके गुण धर्म और उनके परमाणु, उनके अंदर जो परमाणु हैं उन परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकृत किया गया। इस आवर्त सारणी में सारे ही तत्वों को उनके गुण धर्म और उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर जमाया गया। 1869 ने मेंडलीव ने यह काम किया था। एक और सिद्धांत है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं और उन कणों को हम परमाणु कहते हैं। ये डाल्टन साहब ने कहा कि सभी पदार्थ जो हैं वो छोटे छोटे कणों से बने होते हैं और उन कणों को परमाणु कहा जाता है। मतलब परमाणु सबसे छोटा कण है, उससे छोटा कण आप नहीं कर सकते। मतलब परमाणु सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, अब एक और नियम है एवोगाद्रो का नियम। ये कहता है कि समान ताप और समान दबाव पर समान आयतन वाले गैसों में समान संख्या में अणु होते हैं। क्या कहता है एवोगाद्रो नियम? कि समान ताप और समान
दाब, मतलब कि समान टेम्परेचर पर और समान प्रेशर पर अगर किसी समान आयतन वाले गैसों में, मतलब जिनका आयतन समान है, उन गैसों में अगर देखें तो गैसों में समान संख्या में अणु होते हैं, है ना, समान संख्या में अणु होते हैं। ठीक है, एक और सिद्धांत है एसिड और बेस का सिद्धांत, है ना, जो अरेनियस, ब्रोंस्टेडलोरी और लुईस इन्होंने दिए हैं, है ना, एसिड और बेस के जो सिद्धांत हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रसायन विज्ञान के अनुप्रयोग के। आखिर में रसायन विज्ञान आज वर्तमान में किन किन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। तो देखो, रसायन विज्ञान से ही संभव है औषधि निर्माण, है ना, जो हम औषधियाँ यूज करते हैं, गोलियां खाते हैं ना, पैरासीटामोल हो गया या और भी बहुत सारी टैबलेट्स वगैरह हम आम जीवन में यूज करते हैं, है ना, तो उनमें जो ड्रग्स होती हैं, जो भी उसमें औषधि बनाने में ड्रग्स यूज होती है, वो केमिस्ट्री के कारण ही संभव हो पाई। केमिस्ट्री नहीं होती तो शायद आज भी हम पत्ते वगैरह ही खाकर अपना ट्रीटमेंट कर रहे होते, जो पुराने समय पर पुराने ज़मानों में होता था, हालांकि वो भी एक केमिस्ट्री ही थी। चलिए, नेक्स्ट, कृषि में हम यूज करते हैं केमिस्ट्री का। कहाँ करते हैं? तो उर्वरक बनाने में, खाद बनाने में, कीटनाशक बनाने में और जैविक खेती के लिए रसायन का जो है वो उपयोग किया जाता है। औद्योगिक उपयोग जैसे प्लास्टिक उद्योग हो गया, पॉलीमर उद्योग हो गया, सिंथेटिक पदार्थ हो गए, है ना, वो रसायन विज्ञान से ही संभव है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग केमिकल से दूध बना लेते हैं, बहुत सारे लोग केमिकल से पनीर बना लेते हैं, केमिकल का मावा भी मार्केट में आने लगा। चाइना वाले तो केमिकल से चावल बना रहे हैं, है ना, आपने यूट्यूब वगैरह पर ऐसे बहुत वीडियो देखे होंगे। ठीक है, हालांकि ऐसे वो कोई भी टेक्नोलॉजी होती है ना, तो वो सदुपयोग के लिए बनी होती है, लेकिन लोग उसका मिस यूज भी करते हैं। जैसे मोबाइल है, वो बना है किस लिए? कि हम हमारे कामों को आसान कर सकें, जबकि हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल पर सिर्फ और सिर्फ टाइम पास, है ना, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास। यही आजकल चल रहा है कि इंसान का दिन के 3-4-5 घंटे तो मोबाइल पर रील्स वगैरह देखने पर इन्हीं में बीते जा रहे हैं, जबकि मोबाइल आपको दिया गया है कि आप मोबाइल में अपने कामों को आसान करो। जैसे आप आगाज़ इंस्टीट्यूट की क्लास लो और जल्दी से पढ़ाई करो और सिलेक्शन लो, है ना, ताकि आपको घर बैठे सारी सुविधाएं मिल जाए। ठीक है, आपको कहीं भटकना ना पड़े। लेकिन हम जो है सोशल मीडिया पर इन पर अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो टेक्नोलॉजी या कोई भी अगर विज्ञान ने तरक्की की है तो वो अच्छे के लिए की है, परंतु हम क्या करते हैं, तो हम उसका मिसयूज करते हैं। ठीक है, अब देखो, पेट्रोलियम उद्योग में भी केमिस्ट्री यूज होती है, जैसे पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधन का उत्पादन रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान के कारण ही संभव है। ठीक है, नेक्स्ट, खाद्य प्रसंस्करण में, फूड केमिस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग जो होती है उसमें भी केमिस्ट्री का यूज होता है। इसमें यूज होता है खाद्य संरक्षक में, उनके रंग चेंज करने में, स्वाद को बढ़ाने में, है ना, इन सारी चीजों में भी हम केमिस्ट्री का यूज करते हैं। मतलब रसायन विज्ञान के ही क्षेत्र है ये खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग। आपने देखा होगा ना, मार्केट में चिप्स मिलती हैं, है ना, चिप्स का जो पैकेट आता है 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, जो भी आप खरीदते हैं, उनके अंदर चिप्स कम होती हैं और हवा ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन होती है जनरली वो गैस। वो क्यों होती है? वो इसीलिए होती हैं कि अंदर रखी हुई चिप्स जो है वो खराब ना हो। अंदर जो चिप्स रखी हैं उसमें हो सकता है कि अगर बाहर से हवा उसमें गई, है ना, क्योंकि आप जानते हैं ना, खाना अगर हवा और नमी के संपर्क में आएगा तो वो खराब हो जाएगा। तो उसके अंदर, थैली के अंदर जो है गैस भरी जाती है, जनरली नाइट्रोजन गैस होती है, ताकि अंदर जो प्रोडक्ट रखा हुआ है वो खराब ना हो, है ना। इसलिए आपने देखा होगा चिप्स में, चिप्स तो इतनी सी होती है और बाकी पूरा पैकेट जो है वैसा पूरा फूला हुआ होता है, और हम बोलते सारी हवा ही भरी है, चिप्स तो बहुत कम है ना। तो वो हवा भरने का कारण ये है जनरली कि उसमें आपकी वो चिप्स खराब ना हो, इसलिए वो हवा भरी जाती है। तो स्टूडेंट, ये सब संभव हो पाया इस केमिस्ट्री के कारण, है ना। तभी तो हम उस खाद्य को, मतलब हमारी चिप्स को क्या कर पा रहे हैं, उसका हम संरक्षण कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, पर्यावरण रसायन। ये इसके हम इन्वायरमेंट केमिस्ट्री बोलते हैं। प्रदूषण का नियंत्रण, जल का शोधन, इनमें भी जो केमिस्ट्री है वो यूज होती है। तो ये केमिस्ट्री के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें केमिस्ट्री का उपयोग किया जा रहा है, जिनमें केमिस्ट्री यूज में आती है। ठीक है, अगर हम केमिस्ट्री के कुछ प्रमुख वैज्ञानिक देखें तो एक प्रमुख वैज्ञानिक है जिनका नाम है डेमोक्रिटस, जिन्होंने परमाणु की परिकल्पना की थी, खोज नहीं की थी, इन्होंने परमाणु की परिकल्पना की थी कि भाई ऐसा परमाणु
हैं, मतलब इस टाइप से इन्होंने बातें बताई थी डेमोक्रिटस ने। जॉन डाल्टन जो है वो परमाणु सिद्धांत देते हैं कि भाई सारे पदार्थ जो हैं छोटे छोटे कणों से बने हैं और जो सबसे छोटा कण होता है वो परमाणु होता है। जॉन डाल्टन महोदय ने ये काम किया। मेंडलीव ने हमारी आवर्त सारणी का निर्माण किया 1869 में। जो मैरी क्यूरी है उन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज की। आज रेडियोधर्मिता के कारण ही देश विदेश में बड़े बड़े आविष्कार और बड़ी बड़ी खोजें संभव हो पाई, है ना। एनर्जी का जो हम रेडियोधर्मिता और इनकी वजह से जो आज एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं उसमें इस खोज ने महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। रदरफोर्ड परमाणु संरचना के बारे में बताया। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया और रदरफोर्ड उस संरचना को समझाते हैं कि आखिर में इसकी संरचना कैसी है। लुई पास्चर जो है वो जैव रसायन और रोगाणु सिद्धांत देते हैं। टीके वगैरह आप जानते हैं लुई पास्चर का संबंध। अब रसायन शास्त्र के पिता कहा जाता है एंटोनी लावोइसियर को, है ना। एंटोनी लावोइसियर या लावोइसिए इन्हें कहा जाता है रसायन शास्त्र के पिता। ऑक्सीजन की खोज का जो ऑक्सीजन की खोज जो है वो इन्होंने ही की थी। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो रसायन विज्ञान की जो वर्तमान चुनौतियां और जो रिसर्च एरियाज हैं अभी वर्तमान में वो है ग्रीन केमिस्ट्री, मतलब पर्यावरण अनुकूल रासायनिक प्रक्रियाएं। मतलब हम चाहते हैं कि केमिस्ट्री जो है ऐसी बने जो पर्यावरण के लिए अनुकूल हो, क्योंकि आप सब जानते हैं जो जितनी भी चीज़ें होती हैं ना उद्योगों में, हम जहाँ पर भी केमिकल से संबंधित चीज़ें जहाँ देखते हैं तो वहाँ प्रदूषण बहुत होता है। जैसे भोपाल में यूनियन कार्बाइड आप जानते ही हैं, वहाँ पर केमिकल या मतलब जहरीली गैस के रिसाव के कारण इस प्रकार की दुर्घटनाओं का सामना हमारे देश को, हमारे प्रदेश को करना पड़ा था, है ना। आज भी उसके जख्म जो हैं वो भरे नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई हम इन चीज़ों के, हम विज्ञान के साथ आगे तो बढ़े, केमिस्ट्री के साथ हम आगे तो बढ़े, पर ग्रीन केमिस्ट्री हो जिससे क्या हो, वो पर्यावरण के अनुकूल हो। ठीक है, नैनो रसायन मतलब नैनो स्केल पर पदार्थों का अध्ययन किया जाए, ये केमिस्ट्री की चुनौती है। ठीक है, ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत मतलब हाइड्रोजन ऊर्जा और बैटरी प्रौद्योगिकी, ये जो चुनौतियां हैं, है ना, इन पे रिसर्च हो। आज काम हो भी रहा है ना, हाइड्रोजन और बैटरी प्रौद्योगिकी पर काम हो भी रहा है। आप देख भी रहे हैं कैसे ये क्षेत्र धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं ये और तरक्की करें। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी और औषधि, है ना, जीन थेरेपी और नई दवाइयों के विकास में जो विकास जो है इस क्षेत्र की चुनौतियां या एरियाज हैं रिसर्च के, जिन पर काम हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र अगर हम देखें तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, सोडियम क्लोराइड जिसे नमक कहते हैं उसका सूत्र होता है NaCl, सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व जो है वो ऑक्सीजन और सिलिकॉन है, सबसे हल्का तत्व जो है वो हाइड्रोजन है ना, और आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 118 है 2024 तक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना, मैं आपको बताऊंगा कि वर्तमान तक हमने जो आवर्त सारणी मेंडलीव ने खोजी थी उसको हमने अपडेट करते हुए वर्तमान में कितने तत्वों की हमने खोज कर ली, तो वर्तमान में 118 तत्व जो है वो खोजे गए 2024 तक। मतलब आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या जो है वो 118 है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा विज्ञान का एक प्रमुख शाखा रसायन विज्ञान हुई जो मैंने आपको बताई। अब हम बात करते हैं विज्ञान की एक और शाखा जो है जीव विज्ञान, जिसे कहा जाता है बायोलॉजी। तो देखो स्टूडेंट, बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवित प्राणियों को, उनकी संरचना, कार्य, विकास, उत्पत्ति और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन करती हैं। यह विज्ञान का एक व्यापक और रोचक क्षेत्र है जो हमारे जीवन और पर्यावरण को गहराई से समझने का अवसर प्रदान करता है। मतलब जीव विज्ञान के द्वारा हम ये समझते हैं कि आखिर में जो प्राणी हैं वो कैसे पैदा हुए, उनकी जो संरचना है उसके पीछे के क्या कारण हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग जीवों की हमें अलग अलग संरचना देखने को मिलती है ना। गाय की संरचना, कुत्ते की संरचना में अंतर है, हम मानवों की संरचना और बंदर की संरचना में अंतर है ना। हम मानवों और जो अन्य जीव हैं उनकी संरचना में अंतर है ना। कुछ कुछ तो जीव ऐसे होते हैं जिनमें खून का कलर ही अलग होता है ना। जानते हो ना उस जीव के बारे में जिसका जो ब्लड है वो नीले कलर का होता है। कुछ कुछ जो जानवर हैं वो अलग प्रकार से मतलब अपनी क्रियाएं करते हैं। तो आखिर में ये सारा क्यों, है ना, तो ये सब हमें पता चलता है जीव विज्ञान से। आखिर में हम
किस प्रकार से हम पैदा हुए, किस प्रकार से हमारी ये संरचना बनी, हम कैसे विकास कर रहे हैं, इस विकास के पीछे का क्या कारण है, बचपन में जब पैदा हुए तब इतने से थे, अब इतने 6 फीट 5 फीट के कैसे हो गए, हम क्यों बूढ़े हो रहे हैं, है ना, आखिर में क्या क्या कारण है हमारे इस जीवन चक्र के पूरे, है ना, कैसे इंसान की उत्पत्ति हुई और आखिर में पर्यावरण से उसके क्या संबंध हैं, हम खाते हैं तो उससे हमको किस प्रकार से एनर्जी मिलती, मतलब हमारा जो पूरा विकास है, हमारे शरीर में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो क्या कर रहा है, हमारे शरीर को ऑक्सीजन कैसे मिल रही है ना, हम क्यों ऑक्सीजन ले रहे हैं, शरीर में ऐसा क्या लगा हुआ है कि जिससे हम अंदर सांस ले पा रहे हैं, बाहर सांस छोड़ पा रहे हैं, शरीर में ऐसा क्या है कि हमारे पूरी शरीर में जो है वो ब्लड जा रहा है, हमारे शरीर में ऐसा क्या है कि हम सोच पा रहे हैं, हम निर्णय ले पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, तो आखिर में ये सब है क्या, किस प्रकार से ये क्रियाएं हो रही हैं। तो जीव विज्ञान जो है हमें ऐसे तंत्रों के सिस्टम के बारे में बताता है कि भाई ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये ऐसे ऐसे काम करता है ना, और हम खाना खाते हैं, खाना पचाते हैं और हमारे शरीर को जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो प्रदान करवाते हैं, हमारा जो पूरा ब्रेन सिस्टम है वो ऐसे वर्क करता है, सब कुछ हमें जो है जीव विज्ञान समझाती है। ठीक है, जीव विज्ञान का जो परिचय है ना, वो अलग अलग प्रकार से हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था ये बात कि जीव विज्ञान को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो हमारा जीवों वाला जीव विज्ञान और जो पेड़ पौधे हैं जीवों वाला जो विज्ञान है ना, जंतु विज्ञान, जिसे जनरली हम जूलॉजी कहते हैं, और जो पेड़ पौधों वो भी जीव है, तो पेड़ पौधों में जो जीव विज्ञान है जनरली हम उसको बॉटनी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, चलिए अब देखो, जीव विज्ञान वह विज्ञान है जो सभी प्रकार के जीवित प्राणियों के जीवन और जीवन प्रक्रिया को अध्ययन करता है। सभी प्रकार के जीवित प्राणी मतलब इसमें पेड़ पौधे भी आ गए और हम जीव जंतु भी आ गए। तो पेड़ पौधों का जो जीव विज्ञान है उसे कहते हैं बॉटनी, हम जंतुओं का जो जीव विज्ञान है उसे कहते हैं जूलॉजी। शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द बायोस से हुई, जिसका मतलब है जीवन, और लोगोस का मतलब है अध्ययन, मतलब कि जीवन का अध्ययन करना। इसका क्या महत्व है जीव विज्ञान का, तो यह मानव, पौधों, जानवरों और पर्यावरण के बीच संतुलन को समझने में मदद करता है। कौन स्टूडेंट, जीव विज्ञान। चलिए बढ़ते हैं जीव विज्ञान में आगे। तो जीव विज्ञान की हम शाखाओं की बात करें तो मैंने शुरू में ही बताया था कि जीव विज्ञान की प्रमुख 2 शाखाएं हैं, एक वनस्पति विज्ञान जिसे हम बॉटनी कहते हैं और एक है जूलॉजी जिसे हम प्राणी विज्ञान कहते हैं, जिसमें जानवरों का अध्ययन होता है, और वनस्पति विज्ञान में पौधों का अध्ययन होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर हम मानवों का अध्ययन कहाँ होता है, तो हम मानव जानवर ही हैं, मानव को सोशल एनिमल कहा जाता है, हम जानवर ही हैं, है ना, जानवर और हमें कुछ अंतर नहीं हो सकता कि जानवर हमें जानवर बोलते हो, जैसे हम उनको जानवर बोल रहे हैं ना, मतलब जानवर शब्द सुनकर पता नहीं ऐसा क्या आता है कि जैसे कोई गाली हो, है ना, जानवर शब्द कोई गाली नहीं है, पहले तो आप ये समझ लो, है ना, अगर गाली होती तो यहाँ लिखी रहती क्या, है ना, आप खुद सोचो कि अगर गाली होती जानवर शब्द तो यहाँ लिखी होती, कोई बोलता जानवर शब्द को, जंतु कोई बोलता नहीं, लेकिन हम जानवर को गाली इसलिए बना ली कि जानवर का मतलब हम उस प्राणी को समझते हैं जो कि अनपढ़ है, अज्ञानी है ना, जिसे कोई भी मतलब जो समाज में नहीं रहता, सामाजिक क्रियाकलाप नहीं करता, जनरली हम उसको जानवर की कैटेगरी में रखते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो जानवर मतलब जंतु मतलब जो हम भी जो है वो एनिमल ही हैं, परंतु हम कैसे एनिमल, हम सोशल एनिमल हैं, हम एक सामाजिक जानवर हैं, हम सामाजिक जंतु हैं, हम समाज में रहते हैं, हम रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, हम एक सांस्कृतिक रूप से ढले हुए या सांस्कृतिक रूप से हम जो है तरक्की किए हुए एनिमल है ना, हमें सोशल एनिमल कहा जाता है। तो जानवरों का अध्ययन मतलब इसमें मानव भी इंक्लूड है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। विशेषीकृत शाखाएं, ये तो हो गई प्रमुख शाखाएं, है ना, सामान्य शाखाएं जीव विज्ञान की। अब जीव विज्ञान को हम और भी शाखाओं में बांटते हैं, जैसे कोशिका जीव विज्ञान जिसे कहते हैं सेल बायोलॉजी, जिसमें पढ़ा जाता है कोशिकाओं की संरचना और उनके कार्य का अध्ययन। देखो मैंने शुरू में जब आपको ये सब्जेक्ट शुरू किया था तब बताया था कि इस दुनिया में जब मैंने आपको क्वांटम बताया था, याद कीजिए, तब मैंने आपको बताया था इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनका कोई ना कोई तो एक छोटा सा छोर ज़रूर होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो न्यूनतम इकाई उसकी ज़रूर होगी। चाहे ये पेन है, इसकी भी कुछ न्यूनतम इकाई होगी, कोई मोबाइल है, कोई भी XYZ वस्तु है, उसकी भी कोई ना कोई न्यूनतम इकाई होगी। तो हमारा ये जो मानव शरीर है
ये मानव शरीर ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एज इट इज बटन दबाया और किसी ने सीधा मानव शरीर बन गया, नहीं। जैसे घर बनता है ना, ईंटें जुड़ती हैं तभी जाकर घर बनता है, या पत्थर से बनाओगे तो पत्थरों को जोड़ा जाएगा आपस में तब जाकर घर बनेगा। तो सेम उसी प्रकार से हम जीवों का जो शरीर है ये कोशिकाओं से बना है। कोशिकाएं एक प्रकार की घरों में यूज होने वाली ईंटें हैं, है ना। इन कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना, है ना। मतलब हमारे शरीर में कई सारी लाखों करोड़ों हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं, और इन कोशिकाओं के कारण ही हमारा पूरा शरीर बना है। जैसे ये उंगली है तो इसमें कई सारी कोशिकाएं हैं, है ना। हमारे सर में, हमारे चेहरे पर, मुंह में, पेट में, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं सब में आपको क्या मिलेगी? कोशिकाएं मिलेगी, है ना। क्या है? कोशिकाएं। ये कोशिकाएं भी बड़ी खतरनाक होती हैं, है ना। कोशिकाओं को पैदा करती हैं, कोशिकाएं को खत्म भी करती हैं। मतलब सारी प्रोसेस जो है वो चलती हैं, है ना। मतलब ये बनती और टूटती रहती हैं। कौन? कोशिकाएं। कोशिकाओं के मिलने से अंग बनता है, और अंगों के मिलने से शरीर बनता है। जैसे ईंटों को जोड़कर हम कमरा बनाते हैं, और कमरों को जोड़कर हम घर बनाते हैं, वैसे ही कोशिकाओं को जोड़कर हम टिश्यूज, उत्तक बनाते हैं। उत्तकों को जोड़कर हम अंग बनाते हैं, और अंगों के जुड़ने से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। मतलब इस शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो है कोशिका। जैसे इस घर की सबसे छोटी इकाई ईंट है, उसी प्रकार से इस शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, जिसे इंग्लिश में हम सेल कहते हैं। तो कोशिका जीव विज्ञान के अंदर कोशिकाओं की संरचना और उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। हमारे सिलेबस में है ये। आगे हम बात करेंगे, मानव शरीर संरचना देखेंगे। आप देखिएगा सिलेबस में है मानव शरीर संरचना, तो वहां पर हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आप प्रारंभिक शाखाओं के ज्ञान में सिर्फ इनके बारे में समझ लो, आगे विस्तार से चर्चा होगी। एक अनुवांशिकी, ये भी विज्ञान की शाखा है जिसमें अनुवांशिक गुण और डीएनए का अध्ययन होता है। विकास जीव विज्ञान, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जीवों के विकास और उनकी वृद्धि का अध्ययन होता है। आणविक जीव विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम जीवन के आणविक आधारों का अध्ययन करते हैं। और पर्यावरण जीव विज्ञान में पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो ये जीव विज्ञान की कुछ विशेषीकृत शाखाएं हैं। नेक्स्ट हम बात करें अनुप्रयुक्त शाखाएं, है ना। अनुप्रयुक्त जैसे चिकित्सीय जीव विज्ञान, मेडिकल बायोलॉजी, जिसमें हम मानव स्वास्थ्य और रोगों का अध्ययन करते हैं। कृषि जीव विज्ञान, एग्रीकल्चरल बायोलॉजी, जिसमें हम फसलों और कृषि में उपयोगी जीवों का अध्ययन करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम जीवित प्राणियों का उपयोग कर तकनीकी प्रक्रियाओं का विकास करते हैं, है ना। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान के प्रमुख सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत है कोशिका सिद्धांत। ये कहता है कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत और सबसे छोटी इकाई है। एक और सिद्धांत है विकास का सिद्धांत, चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि जीव समय के साथ परिवर्तित होते हैं। बिल्कुल होते हैं, है ना। जीव समय के साथ परिवर्तित होते हैं, ये बात आप भी मानते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अनुवांशिकता का सिद्धांत। हो सकता है थोड़ा सा आपको समझ नहीं आया हो, है ना। मुझे लग रहा है कि सर परिवर्तित कैसे होते हैं? पहले मेरी दाढ़ी थी, पहले मेरी दाढ़ी नहीं थी, अब मेरी दाढ़ी आ गई, मतलब मैं परिवर्तित हो गया। ये नहीं, समझो। आपने सुना होगा ना कहीं कि हम पहले जानवरों की तरह थे, है ना। हम पहले जंगलों में रहते थे और एक पूंछ भी हुआ करती थी। धीरे धीरे वो पूंछ घिस गई, है ना। किताबों में पढ़ा होगा, है ना। या आपने यूं भी पढ़ा होगा कि बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो समय के साथ उन्होंने परिवर्तन किया, है ना। तो यहाँ पर विकास के सिद्धांत में जीव समय के साथ परिवर्तित होते हैं, है ना, वो इसे प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। हालांकि हम छोटे छोटे परिवर्तन तो आम जीवन में देख ही रहे हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर समग्र परिवर्तनों की बात की है चार्ल्स डार्विन ने। अनुवांशिकता का सिद्धांत ग्रेगर मेंडल द्वारा इसे दिया गया, है ना। मटर पर सबसे पहले इन्होंने किया था ये सिद्धांत, ये प्रयोग। अनुवांशिक गुणों के संचरण को ये समझाता है कि कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक गुण जाते हैं। पिता का डीएनए
बच्चे में होगा, है ना, मतलब अनुवांशिक गुण जो हैं बच्चे में होंगे, है ना। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अनुवांशिक गुण जाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं ना कि एक ही परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों के चेहरे, स्वभाव, है ना, एक जैसे हमें मिलते हैं। ठीक है। होम्योस्टेसिस की यदि हम बात करें तो जीवों के अंदर के वातावरण को संतुलित रखने की प्रक्रिया है ना। हम जीवों के अंदर जो वातावरण होता है उसको संतुलित रखने की प्रक्रिया है ये होम्योस्टेसिस। चलिए नेक्स्ट हम बात करें जीव विज्ञान के अध्ययन के स्तर की, भाई क्या क्या कहाँ कहाँ कुछ क्या क्या पढ़ा जाता है। तो जीव विज्ञान का अध्ययन विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। आणविक स्तर, मॉलिक्यूलर लेवल पर हम डीएनए, आरएनए, प्रोटीन की बात करते हैं। कोशिका स्तर पर हम कोशिका संरचना और उसके कार्यों को पढ़ते हैं। उत्तक स्तर, टिश्यूज लेवल पर हम उत्तक और उनके कार्य पढ़ते हैं। उत्तक क्या होते हैं, तो कोशिकाओं के ग्रुप को उत्तक कहा जाता है। उत्तक का ग्रुप अंग होता है और अंगों का ग्रुप हमारा शरीर होता है। सजीव स्तर, ऑर्गेनिज्म लेवल पर हम पूरे जीव का अध्ययन करते हैं। और पारिस्थितिकी स्तर पर हम पर्यावरण और जीवों के आपसी संबंध को पढ़ते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, है ना, क्योंकि उन्हीं की वजह से शरीर संभव हो पाया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई बच्चा भ्रूण में बनेगा, है ना, गर्भ में बच्चा बनेगा तो वो कैसा बनेगा ये कहाँ से पता चलेगा, ये यहीं से पता चलता है। ठीक है। फिर कोशिकाएं बनती हैं, है ना, स्टेम सेल होती हैं। फिर कोशिकाएं बनती, कोशिकाओं से उत्तक बनते हैं। उत्तक और उनको मिलाकर पूरा शरीर हमारा बनता है। फिर हम जहाँ पर रहते हैं, है ना, पारिस्थितिकी स्तर, मतलब हम पैदा हो गए लेकिन हमारे जो आसपास का जो पूरा पर्यावरण है, हमारे आसपास का जो पूरा पर्यावरण है, ये भी तो हमें इफेक्ट करता है। तो हम उससे भी संबंधित हैं। तो पर्यावरण और जीवों के आपसी संबंध का भी अध्ययन किया जाता है। ये भी जीव विज्ञान में पढ़ने का एक स्तर है। नेक्स्ट, जीव विज्ञान के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो चिकित्सा क्षेत्र में। चिकित्सा क्षेत्र में जीव विज्ञान का क्या उपयोग है, जैसे टीका बनाने में, औषधि बनाने में, रोगों के निदान में। कृषि में जैसे उन्नत बीज बनाने में, जैविक उर्वरक बनाने में। उन्नत बीज हम कई बार मार्केट में जाते हैं ना और हम बोलते हैं भाई हमें उन्नत बीज दे दो, है ना, जिससे कि हम अच्छा उत्पादन कर सके, है ना। तो उन्नत बीज के उत्पादन में जीव विज्ञान का यूज होता है। पर्यावरण संरक्षण जैसे प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण। औद्योगिक क्षेत्र, किण्वन में, जैव प्रौद्योगिकी में यूज होता है किसका, जीव विज्ञान का। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जीव विज्ञान के प्रमुख वैज्ञानिक और उनके योगदान। तो अरस्तु, है ना, जिन्हें जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल, अनुवांशिकी के पिता। रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कोशिका की खोज की। चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया। लुई पाश्चर, जिन्होंने रोगाणु सिद्धांत दिया। तो ये कुछ प्रमुख नाम हैं जीव विज्ञान के जो आपको याद रखना है। जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे लंबा जानवर ब्लू व्हेल, सबसे छोटा जानवर सूक्ष्म प्लैंकेटन। मानव शरीर में कोशिकाएं लगभग 37.2 ट्रिलियन, है ना, मिलियन बिलियन नहीं, डायरेक्ट ट्रिलियन। सोचो कितनी कोशिकाएं हैं ये, है ना। तो ये कुछ जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है। हालांकि मानव शरीर संरचना हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो इसलिए हम आगे मानव शरीर संरचना भी पढ़ेंगे, जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, जो हमारा श्वसन तंत्र है वो पढ़ेंगे, है ना, जो हमारा पूरा ब्रेन सिस्टम है उसको पढ़ेंगे, है ना। मतलब पूरी मानव शरीर संरचना को हम वहां पर बात करेंगे। कोशिकाएं, उत्तक, इन सबको वहां पर पढ़ा जाएगा। ठीक है। तो ये जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के विषय में हमने पढ़ा। हमने आज केमिस्ट्री और बायो की बात की। नेक्स्ट क्लास में हम जीव विज्ञान की अन्य और भी शाखाओं की बात करेंगे जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था। अगली क्लास में हम उन शाखाओं को कंप्लीट करेंगे और बढ़ेंगे आगे, और इस यूनिट 7 को पूरा कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।